खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कानून के पन्नों में दर्ज दागी नेताओं की करतूतों को वक्त वक्त पर देश के सामने लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन एडीआर ने एक सूची जारी की है, एक लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट है हमारे उन नेताओं की जिनके लब बोली जहरीली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि देश के 58 सांसदों और एमएलएज ने खुद यह घोषित किया है कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाली हेट स्पीच देने के मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि इनमें बीजेपी नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पता यह भी चला है कि पिछले 4 सालों में भारतीय राजनीति के धुरंधरों की डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाली हेट स्पीच के इस्तेमाल में 500% का इजाफा हो गया है। 2014 से लेकर अब तक 124 बार 44 नेताओं ने हेट स्पीच दी है, जबकि इसके मुकाबले यूपीए 2 का जब शासनकाल था तो ऐसा सिर्फ 21 बार ही हुआ था। बहरहाल यह रिपोर्ट यह साबित कर रही है कि जहां तक हेट स्पीच का सवाल है, किसी भी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं है। दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। बाकी सारी पार्टियों के भी सांसद और विधायक हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपने जहरीली बोलों से समाज में नफरत का जहर घोलने वाले नेताओं को टिकट ही क्यों देती हैं पार्टियां? आखिर नफरत भरे भाषणों से कब मिलेगा देश की सियासत को छुटकारा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट ने नफरत की सियासत की खोली पोल। मुल्क के 58 एमपी एमएलए पर इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस लिस्ट में टॉप पर बीजेपी, एआईएमआईएम और शिवसेना समेत कई पार्टियों के लीडरान भी हैं शामिल। नफरत भरी बयानबाजी से आखिर कब मिलेगा सियासत को छुटकारा? इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताज़ा रिपोर्ट बीजेपी के लिए परेशान कुन है। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमला 58 अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के मामला दर्ज है। उनमें बीजेपी के 27 अरकान पार्लिमान और असेंबली के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर एमआईएम और टीआरएस है। दोनों पार्टियों के 6 लीडरों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट में शिवसेना और टीडीपी तीसरे नंबर पर है। दोनों जमातों के 3 अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ मामले दर्ज हैं। 58 अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली को नफरत अंगेज तकरीर के केस का सामना। 27 अरकान पार्लिमान और असेंबली के साथ बीजेपी सरे फहरिस्त। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 6 अरकान को केस का सामना। शिवसेना और टीडीपी के 3 अरकान को मुकदमात का है सामना। नफरत अंगेज तकरीर के मामले में उत्तर प्रदेश के अरकान की तादाद सबसे ज्यादा। यूपी के 15 अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर से जुड़े मामले दर्ज। 13 अरकान के साथ तेलंगाना दूसरे नंबर पर। हलफनामों की बुनियाद पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने तैयार की है रिपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट ने नफरत की सियासत की पोल खोल के रख दी है। सवाल उठना लाजमी है कि नफरत भरी बयानबाजी से आखिर सियासत को छुटकारा कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आखिर देश को नफरत भरे भाषणों से, ऐसी सियासत से, देश को बांटने वाली सियासत से छुटकारा कब मिलेगा? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जूही सिंह मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। विनायक डालमिया साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम खान जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और आरएसएस का संघ का पक्ष रखने के लिए आज गुलरेज शेख साहब हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले गुलरेज, क्योंकि अभी तक राकेश त्रिपाठी आए नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, भारतीय जनता पार्टी की तो इस वक्त देश के ज्यादातर सूबों में सरकार है। आप
आपकी सरकार केंद्र में भी है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी से थी। लेकिन हो क्या रहा है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेताओं का नंबर जब हम काउंट करते हैं तो आपकी पार्टी का पलड़ा सबसे भारी है। ऐसा क्यों? ऐसे लोगों से किनारा कशी क्यों नहीं अख्तियार करते, या ये लोग फायदा पहुंचाते हैं आपको चुनाव? देखिए समीर जी, बड़ी विनम्रता के संग में एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे संगठन का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। और एंड नो लेस देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही सांसदों और विधायकों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि मसालेदार वक्तव्यों से बचें, मसालेदार वचनों से बचें। परंतु आपको एक बात और भी स्मरण में लाना होगी कि हमारा जो कार्यकर्ता होता है वह भी इस समाज का अंग है और इस समाज की ही उपज है। तो इस प्रकार की जो गहन वार्ता होती है, गहन चिंतन होता है, हमको उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं करना चाहिए, अपितु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। वरना हम यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करते रहे तो जो चर्चा का चिंतन का मंथन होगा, जो हेट स्पीच है, नफरत भरे जो भाषण है, समाज को बांटने वाली जो स्पीच है, वो तो आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, सामाजिक नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से, जो गलत है वो गलत है ना। गलत मेरा सवाल यह था कि इसकी नौबत क्यों आती है? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी। जब नेहरू जी ने यह कहा था कि यदि हम, ऐसा कब कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा यूपीए के कार्यकाल में। नेहरू जी ने यह कहा, सुनिए अपनी बात को, जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि यदि हम गोरक्षा करने लग गए तो लोग हमको कहेंगे कि हम भारत को 15वीं सदी में ले जा रहे हैं। जो जब ओवैसी साहब कहते हैं ये कि भारत माता की जय, मैं तब भी नहीं कहूंगा यदि कोई मेरे गर्दन पर छुरी रख दे। जब भारत माता को आजम खान साहब डायन कहते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य नहीं है? और दूसरी बात यह, हमारा जो कार्यकर्ता होता है मूलतः बड़ा इमोशनल कार्यकर्ता होता है, और जब इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं तो उसको जो नहीं कहना चाहिए, हम मानते हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह देता है। अच्छा, इमोशनल ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, हमारा कार्यकर्ता देश के लिए बहुत इमोशनल है। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आता हूं आपके पास। तो जो नहीं बोलना चाहिए हम खुद जानते हैं। विनायक डालमिया, कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है? हालांकि नंबर्स कम है, आपके एमपीज एमएलएस के नंबर्स भी कम है, उसी लिहाज से आपके ऐसे एमएलएस या एमपीज जो हेट स्पीच देते हैं उनकी संख्या भी कम है। लेकिन जरूरत क्या है ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की? ऐसे लोगों को पार्टी में टिकट ही क्यों दिया जाता है? गुलरेज शेख साहब कह रहे हैं कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो इमोशनल ज्यादा है। आपकी दलील क्या है? इमोशन लेस है इनके, तो इमोशन लेस है कम से कम भारत माता के लिए, सुनते ना देश के लिए तो इमोशन लेस है सर ये लोग। ठीक है, अच्छा विनायक, मुझे अरे सर कहने दीजिए। पहले तो दर्शकों को नमस्कार और मेरा प्रणाम। मुझे पहले एक चीज़ समझ नहीं आती कि आरएसएस भाजपा के प्रवक्ता कब से बन गए? आरएसएस भाजपा की जवाबदाही क्यों कर रहे हैं और आरएसएस सरकार की जवाबदाही क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सब बहाने हैं कि हमारे कार्यकर्ता इमोशनल हैं। भाजपा और आरएसएस की जो राजनीति है वो सब वाकिफ हैं। मुझे बोलने दीजिए। अरे अच्छा, आपकी बंटवारे की राजनीति है, आपकी जहरीली राजनीति है, आपकी दुश्मनी की राजनीति है और आपकी गुस्से की राजनीति है। ये इमोशनल मत बोलिए ना, जनता को प्लीज गुमराह कीजिए। सीधी बात यह है कि आपकी राजनीति जो है वो गुस्से की राजनीति है और वो जहरीली राजनीति है, जहर भरी राजनीति है। हाँ। आप देखिए, आप देख लीजिए ना, आपके 10 एमपी हैं, 17 एमएलए हैं, और ये नहीं है, आपके कार्यकर्ता भी ऐसी बात करते हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो कैसी बात कर चुके हैं इतिहास में पहले सब जानते हैं, उसके बाद भी आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हजार ऐसे उदाहरण हैं। आपके जो मित्र हैं, इतिहास को उठा के देख लीजिए, जो आपके लीडर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री और भाजपा की जो तकनीक है, देखिए प्रधानमंत्री, अरे आप उनके ऊपर ही अटैक करते रहेंगे विनायक, या अपना जवाब भी देंगे? आपका भी दामन पाक साफ नहीं है ना, आप उस पर जवाब दीजिए। मैं तो एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं, हर पार्टी को क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे दागी नेताओं की, मुझे देने वालों की राजनीति? मैं आपसे सहमत हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आरएसएस, पहली बात बीजेपी की प्रवक्ता कब से बन गए, दूसरी बात जो इनने बहाना बनाया कि इमोशनल है, ये आप मुझे बताइए कोई वाजिब बहाना है? जनता से पूछ लीजिए कि ये बहाना ठीक है कि नहीं? हमारे कार्यकर्ता बेचारे इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए उल्टी सीधी बात कह देते हैं। क्या बच्चे हैं क्या वो लोग?
हाँ। आप समाज सेवा में हैं, आप राजनीति में हैं, आपका एक दायित्व है, जिम्मेदारी की बात करते हैं। कोई बच्चे नहीं है कि इमोशनल होके जो बोल दिया ठीक है चलता है, कोई बात नहीं। सही बात है, बेतुका बहाना करूंगा मैं, आरएसएस बहाना भी बनाया तो कैसा बहाना बनाया से नहीं बैठा हूं। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल मैं कोई आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है, पर आप भाजपा की और सरकार की प्रवक्ता की तरह क्यों बात कर रहे हैं? राकेश त्रिपाठी, आप भाजपा और सरकार की प्रवक्ता के तौर पे क्यों बात कर रहे हैं? देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा दिखाया है। यही वजह है कि आज ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर सूबों में आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे नेताओं का सहारा लेना पड़ता है? जब लिस्ट बनाता है एडीआर कि हेट स्पीच सबसे ज्यादा किसने दी, किसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं, वो कौन से नेता हैं जो समाज को बांटने की कोशिश करने वाली बातें करते हैं अपनी स्पीच में, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर क्यों भाई? देखिए समीर जी, एडीआर कोई कोर्ट नहीं है कि एडीआर ने कोई फैसला दे दिया है और उसके आधार पर किसी को दोषी मान लिया गया है। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर पंजीकृत हुई है तो इंतजार करिए, चार्जशीट फाइल होने दीजिए, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, हेट स्पीच के मुकदमे, चूंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति करती रही है, हम संघर्षों की राजनीति करते रहे हैं, और तमाम सत्ताधारी दलों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम किया है। और उन लोगों ने दर्ज कराने का काम किया है जो लोग, जिनके शीर्ष नेता कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, जिन लोगों ने सिख नरसंहार कराने का काम किया है, जिन लोगों के समय में मलियाना में खूंखार दंगे हुए हैं, जिन लोगों के समय में एक सीरीज में दंगे हुए हैं, जिन लोगों ने बिना अतीत में जाए, क्या पिछले 4 सालों की, 5 सालों की हम बात कर सकते हैं? अभी की हम बात करें? इतिहास में क्यों जाना बात बात पर? अभी की बात कीजिए ना। मेरे पास आज मैं डेटा लेके बैठा हूं एडीआर का, वो ये कह रहा है कि पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान की सियासत के बड़े नेताओं की हेट स्पीच का जो इस्तेमाल है वो 500% बढ़ा है। क्यों? ये जवाब आपको देना है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक आपकी पार्टी के हैं देश में। मैं जवाब दे दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं समीर जी। ये मसला यह है कि हेट किसको मान रहा है, कौन किसको हेट मान रहा है, और इस संदर्भ में शिकायत लिखवा करके और सत्ता के गलत प्रभाव से दर्ज कराने का काम कर रहा है। हेट, अगर हम हेट स्पीच कर रहे होते तो जनता इतना लव अफेक्शन हम पर न लुटा रही होती। 21 राज्यों में सरकार हमने हेट स्पीच देकर के नहीं बनाई है, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, इसलिए जनता अपना हमारी लव अफेक्शन हम पर लुटा रही है। इसलिए ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। इन एफआईआरों के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट को अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके देखा नेताओं के बयानों की फहरिस्त नहीं गिनाना चाहता, लेकिन ताजा मामला एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे देता हूं। कर्नाटक में आपकी पार्टी के विधायक जिनको टिकट भी मिला है, संजय पाटिल, वो कहते हैं कि इस बार का चुनाव कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं होने जा रहा, कोई पानी की समस्या नहीं, कोई सड़क की समस्या नहीं, इस बार होगा चुनाव इस्लाम वर्सेस भगवान पर, इस बार होगा चुनाव राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद पर। इस तरह के बयानों की बात कर रहा हूं। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आपने कहा ना कि हम लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि जनता प्यार लुटा रही है। ऐसा माहौल कांग्रेस खड़ा आउट ऑफ रेफरेंस किसी भी बात को किसी भी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसा करना चाहती है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर, हमारा पहला एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा विकास और तीसरा एजेंडा भी विकास है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव को जातिगत किया जाए, कांग्रेस चाहती है चुनाव को मजहबी आधार पर ले जाया जाए, कांग्रेस चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर ना होने पाए, कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान हमेशा वोट बैंक बना रहे, कांग्रेस चाहती है कि जनता और देश बखूबी वाकिफ है, जनता और देश बखूबी वाकिफ है। 10 विधायक, धर्म की राजनीति, 10 सांसद, 17 विधायक और केवल भाजपा इस लिस्ट में आ जाते हैं, उनका नाम आ जाता है। वो गलती भी कांग्रेस पार्टी की। जूही जी, आखिर मजबूरी क्या है? क्यों ऐसे नेताओं को दरकिनार करने से डरती हैं पार्टियां? क्या वाकई जो इस तरह के नेता होते हैं, जो हेट स्पीच देते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं क्या?
समीर भाई, पहले तो एडीआर एक ऐसी एजेंसी है जो हम सबको आईना दिखाती है। एडीआर ने आज हेट स्पीच जो आपके मामले रजिस्टर्ड है उसके बेसिस पे डेटा दिया। वो वैसे भी डेटा देती रहती है कि क्रिमिनल केसेस कितने रजिस्टर्ड है, कितने एमएलए और एमपीज हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के मित्र अब एडीआर पे ही प्रश्न उठा रहे हैं तो ये इनकी मानसिकता है। दूसरी बात की हेट स्पीचेस को क्लासिफाई किया गया है। बड़ी मासूमियत से लोग कह देते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, हमारे कार्यकर्ता इमोशनल हैं या हमारे नेता ये नहीं करते हैं। आप बखूबी करते हैं, क्योंकि आप ये बताइए कि साध्वी निरंजन के ऊपर से आप मामला वापस किस हिसाब से ले रहे हैं? क्या वो आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग जो है हेट स्पीच नहीं थी? तो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो जरूर बदल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी सवाल का जवाब देने की आदत नहीं है। इनके पास एक ही काम है कि कोई भी मुद्दा उठाओ तो ये मुद्दे से, ये हम ही ने नहीं कहा, इनको 600 एकेडमिशियन ने चिट्ठी लिखी है उन्नाव और कठुआ पर कि आपके सारे प्रवक्ता जो हैं वो किसी भी बहस में उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे जो इतनी संवेदनशील मुद्दा थी। आप ए बी सी डी ई एफ ये सब बात कर लीजिए, मुद्दे पर ये बात नहीं करेंगे। मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, किसान की बात करिए, आपने क्या काम किया है वो रिपोर्ट कार्ड दीजिए। जी हाँ जी जी जी। लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब, ये बताइए कि पीएम मोदी भी वक्त वक्त पर नसीहत देते रहते हैं, अपने ही नेताओं को नसीहत देते रहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बात की थी अपने सांसदों और विधायकों से, तब भी नसीहत दी थी कि फालतू की बयानबाजियों से बाज आओ, नहीं करें ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर क्यों नहीं दिखता? देखिए, इस वक्त जो बीजेपी है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है जी। उसकी मेंबरशिप करीब 11 करोड़ के करीब है। और घर का जो मुखिया होता है वो सबको सलाह दिया करता है। हाँ। घर का मुखिया बार बार सलाह देता है, बार बार आगाह करता है, चाहे वो काउ लिंचिंग की बात है, चाहे रेप कांड की बात है, चाहे हेट स्पीच की बात है। अब लेकिन विडंबना ये है कि किस किस को रोका जाए, कैसे रोका जाए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म न तो बीजेपी के पास है और न किसी अन्य पार्टी के। अभी जूही सिंह जी बोल रही थी, इनके मुखिया मुलायम सिंह जी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, क्या ये भूल गई? ये सारी की सारी पार्टियों को इस बारे में राजनीति से परे हटके कि समाज की मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नेता को किस लिमिट तक जाना चाहिए और क्या क्या देश में माहौल बनना चाहिए, इस सब पर गंभीरता से विचार करना है। सिर्फ डिबेट राजनीति के लिए करना चाहते हो? जनता को कोई संदेश भी देना है कि नहीं देना? कि सिर्फ कोई भी टॉपिक होगा उसको डिफेंड करना है या उसको नकारना है? ये गंभीर समस्या है, इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जहां तक कानून का सवाल है, सेक्शन 295A आईपीसी बड़ा क्लियर है कि अगर कोई समाज में दुर्भावना फैलाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो हमारी जनता क्या करती है? जनता को एक्शन लेना चाहिए। फिर दूसरी बड़ी बात, कुछ कहने दीजिए, दूसरी बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो संस्था बनी हुई है वो टूथलेस बनी हुई है, उसके पास पावर नहीं है। उसको अधिकार देने चाहिए, उसको अधिकार ये मिलना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह की स्पीचेस देंगे तो वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। देखिए, इन सब पे गंभीरता से होता नहीं ना, होता नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी नेता किस तरह की बयानबाजी करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर, ये हम देखते हैं। लेकिन कार्रवाई होती नहीं, टिकट तक तो कैंसिल होता नहीं। शबनम, असलियत तो यही है ना। समीर भाई, आपने पूछा बीजेपी वालों से तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ बॉल फेंक दी। यही पूछा कांग्रेस वालों से तो वो बीजेपी की तरफ चले गए। अभी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, इन सब की जवाबदेही तय करना जरूरी है। इन सबको, लेकिन अभी कह रहे थे कि जनता करे, जनता नहीं, ये नेताओं को खुद तय करना होगा, ये पार्टियों को खुद तय करना होगा कि अगर हमारी पार्टी में, आप दूसरी पार्टी की तरफ क्यों जाते हैं? कि अगर मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ये मुंह उठाकर आएगा और जो मर्जी बोल के अपना धोती संभाल के चल देगा तो ये मैं खुद एक्शन लूंगा, यानी पार्टी एक्शन लेगी। आप ये तो करेंगे नहीं। जब आपसे पूछा जाएगा अच्छा आपकी पार्टी के नेता ने ये कहा, तो जूही जी की भी तो पार्टी वाले ने ये कहा था। ये सब छोड़िए जनाब, आप अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लीजिए ना। आप दूसरों की पार्टी के, अच्छा चलिए उन्होंने कहा था तो आपने उन पर केस क्यों नहीं किया? ये भी जनता ही करने जाए, सब कुछ जनता ही करेगी। आप बैठ के सिर्फ वहां पर मलाई वाली कुर्सियों पर बैठ के मलाई तोड़ोगे तो थोड़ा सा तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको हम इतने सम्मान के साथ बिठाते हैं। लेकिन शबनम, सिविल सोसाइटी को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रही हैं और सिविल सोसाइटी पर यह सवाल उठाया जाता रहा है सियासी जमात की तरफ से कि भाई अगर ऐसा कोई नेता है जो हेट स्पीच देता है, समाज को बांटने की कोशिश करता है और उसको हमारी पार्टी टिकट दे भी रही है,
तो आप उसे ना जिताइए, खारिज कर दीजिए, वोटर वोट ही ना दे ऐसे लोगों को। भाई 4 पार्टियां आई, हाँ। और चारों पार्टी के नेता कौन से बड़े भले आए थे? आप उसकी हेट स्पीच ज्यादा, आप ये तो आंकलन कर सकते हैं कि ये उससे महान था, गाली बकने में ये उससे महान था, दुर्व्यवहार फैलाने में ये उससे महान था। चुनना तो उन्हीं चारों पांचों में से एक को पड़ेगा आपको। हाँ। नहीं, अब तो नोटा भी है। नहीं आप नोटा तो फिर तो आप नोटा भी है, आपको सबको ही भगा देगी जनता। आप ये सब मत फैलाइए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी पार्टी में कोई कहेगा तो मैं ये एक्शन लूंगा, दूसरे की पार्टी का। जूही जी एग्री करती हैं आप शबनम जो बात कह रही हैं, वो बड़ी बात है जी, लेकिन क्या इतनी हिम्मत कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाएगी? सवाल ये समीर भाई, मुद्दा आपने उठाया है, जरूर गंभीरता दिखाएगी, नहीं तो वास्तव में जनता नकार देगी। और जो इधर उधर बॉल फेंक रहे हैं कि जूही जी की पार्टी ने कहा, शबनम जी ने बिल्कुल सही कहा, अपनी जिम्मेदारी तो लीजिए। और संजीदा मसलों पर, हर मसले पर अगर आप डिबेट करने आए हैं तो अगर मस्खरी करना है तो भाई आपके दोस्त होंगे, आप बाहर करिए। यहाँ पर दूसरे को ये कहना बहुत आसान होता है, अपने जमीर से थोड़ा सा पूछ लीजिए। और किसी के नेता को भी आप रेफर करिए, तो अगर आप इम्पार्शियल, चाहे आरएसएस के हो चाहे भाजपा के हो, तो जितने नाम ये बताएंगे उतना डबल कोई और बता देगा, समय नष्ट होगा जनता का। इसमें जनता कैसे जिम्मेदार होगी? ये बात सही है कि इसमें राजनीतिक लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो भी हेट स्पीच दे रहा है ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। मुकदमा वापसी तो कम से कम आप मत करिए, इतनी तो इनायत करिए जनता पर। राकेश त्रिपाठी, मुकदमा वापसी तो कम से कम मत कीजिए, जो हेट स्पीच के मामले चल रहे हैं अदालतों को तय करने दीजिए ना। आप क्यों आगे बढ़ के सबके मुकदमे वापस ले रहे हैं? खुद ही जज हैं आजकल सारे पॉलिटिकल। नहीं, समाजवादी पार्टी अगर अपने यहाँ से हेट स्पीच वालों को हटा देगी तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पार्टी का आधार ही हेट स्पीच है, पार्टी का आधार ही हेट स्पीच है। नेतृत्व के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा हेट स्पीच की जाती है। हेट स्पीच नेतृत्व के द्वारा की जाती है। और कल ही इनकी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता ने ऐसी फोन पर गालियां दी है, गूगल सर्च कर लीजिए, गालियां, और समाजवादी पार्टी पर्यायवाची के रूप में आ जाएंगे। आपको वो भी हेट स्पीच नजर नहीं आ रही? ताज्जुब होता है मुझे, आप वापस ले रहे हैं मामले। नहीं, मैं साध्वी प्राची भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बार बार मीडिया क्यों प्रोपेगेंडा फैलाता है? साध्वी प्राची भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। गिरिराज किशोर है, आप मामला अनंत कुमार हेगड़े है, गिरिराज किशोर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। फिर गलत फैलाया जा रहा है। गिरिराज किशोर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। वास्तविकता में जिस प्रकार से तमाम बातों को भाजपा के साथ करने का काम किया है, इसी से पता चल जाता है। आपको मालूम नहीं है भाजपा का नेता कौन है? मैंने साध्वी प्राची पर सवाल पूछा था राकेश। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। राजकिशोर सिंह, राधे श्याम सिंह, विनोद कुमार सिंह पंडित, ये नाम समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्यों के हैं। समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गालियां दी हैं। क्रिमिनल केस होता है वो स्टेट की चलाता है। जूही जी आप मुझे बताएं, जूही जी आप मुझे बताएं, 2 मिनट का समय चाहिए। मैं आऊंगा, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हमारे पास वक्त ज्यादा होगा, ब्रेक लेना है। एक तो लॉ कमीशन ने सिफारिश की है 2017 में इन मामलों को लेकर, 2 बड़ी सिफारिशें हैं कि सीआरपीसी और आईपीसी को अमेंडमेंट किया जाए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मजबूत बनाया जाए ताकि ऐसे नेता जो ऐसी बयानबाजी करते हैं उन्हें खारिज किया जाए उनका चुनाव। लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया संभव, क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि यह अगर लागू होगा तभी ऐसी सियासत से हमें छुटकारा मिलेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो जहरीली जुबान से कैसे मिलेगा सियासत को छुटकारा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी, इस सवाल का जवाब क्या अब जब यह बात सामने आ चुकी है आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या? बीजेपी के 27 और उसके बाद जरा सेकंड नंबर पर कौन है यह भी देख लीजिए। सेकंड नंबर पर 6 सांसद और विधायकों के साथ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आपका कब्जा। ये हालात जो हैं आने वाले वक्त में चेंज हो, इनमें बदलाव आए, ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स की मुख्य धारा है उसमें ना नजर आए, इसके लिए कुछ सोचेंगे आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को ऐसे ही नहीं कहती रही है। चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी ऐसे ही नहीं कहती रही है। हम अटल जी की विरासत के लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की विरासत के लोग हैं। भाषाई मर्यादा और भाषाई संयम हम बेहतर ढंग से जानते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कहीं किसी नेता ने अगर किसी प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग किया है तो कभी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उसको आगे नहीं बढ़ाया है या उसको स्वीकार नहीं किया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने बयानबाजी करने पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है। बाकी किसी पार्टी में किसी कार्यकर्ता नेता के विरुद्ध कार्रवाई तक नहीं होती है, प्रमोशन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार समीर जी होता क्या है कि जिसको हेट स्पीच के रूप में परिभाषित किया जाता है, वास्तविकता में वो सच होता है और सच थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए कई बार उसको मुकदमा तो लिखा दिया जाता है लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ एविडेंस में पूरी तरह से खारिज हो जाता है। इसलिए अगर भाजपा सच कहती है और उस सच का कोई हेट स्पीच मान रहा है, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो हम पहले बहाना बनाया कि इमोशनल होते हैं कार्यकर्ता, अब कह रहे हैं कि सच कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये मानते हैं कि देखिए, पहले कह रहे थे कि कार्यकर्ता बिल्कुल, हमने कोई बहाना नहीं बनाया। हम डंके की चोट पर सच कहते हैं। तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपके खून, आपके हाथ तो हम मुसलमानों के खूनों से रंगे हुए हैं। आपके खुद सलमान साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ रंगे हुए हैं मुसलमानों के खून से, और आप जब बात करते हैं हेड स्पीच की तो आपको शर्म आना चाहिए। आप उस इमरान मसूद को प्रमोशन देते हैं जो ये कहता है कि मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। बोलिए बोलिए विनायक साहब, और आप बोलने दीजिए, आप बोलने एक्शन लेने वाले लोग हैं भाई, हेट स्पीच तो बहुत देर से वो बोलना लेने वाले लोग, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। विनायक डालमिया, आपका नंबर है, आपकी बारी है, आप ही बोलिए। बोलने दीजिए। मैं तीन चीजें कहूंगा। हाँ, तीन चीजें कहूंगा। आदित्यनाथ और आदित्यनाथ। इसका सलमान खुर्शीद जवाब नहीं, ऐसा आदित्यनाथ ने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके आप रिकॉर्डिंग उठा के दिखा दीजिए, इनको सुना दीजिए। ये शायद भूल गए होंगे, इनकी याददाश्त शायद कमजोर होगी, इनको सुना दीजिए आदित्यनाथ ने क्या क्या बार बार कहा है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद भाजपा ने क्या किया, इनको प्रमोट करके यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये भाजपा किस मुंह से कह रही है? भाजपा की इतिहास यही है कि ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये जाति की राजनीति करते हैं। और दुख की ये बात है कि भाजपा अब सत्ता में है, सेंटर में सत्ता में है, 21 स्टेट्स में सत्ता में है, अभी भी ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे विपक्ष की राजनीति कर रहे हों। इनको अभी भी जिम्मेदारी नहीं समझ आई कि सत्ता चलाने की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या गंभीरता होती है, और उस दायित्व को नहीं समझ पाए हैं ये लोग। आप भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता की आवाज को सुन लीजिए, किसी भी प्रवक्ता को सुन लीजिए, सारी बातें आप हैं, आप कांग्रेस पार्टी का, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, सारी बात आप बीजेपी की करेंगे। इमरान मसूद का जो सवाल उठा उसका जवाब नहीं दिया आपके राज्य में, बिहार में 5000 मुसलमानों को काट के दफन कर दिया जाता है, गोभी बो दी जाती है उसके ऊपर। एक सेकंड जी विनायक, एक सेकंड। मैं, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है, आदित्यनाथ, उसका जवाब दे दीजिए। घुमा फिरा के मत दीजिएगा जवाब, सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग इमरान मसूद का जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं हमने अगर प्रमोट किया तो आपने भी तो किया ऐसे लोगों को, आपने भी तो यूपी को अपार्टमेंट बना दिया, नहीं लगाना, कोई स्त्री नहीं लगाना। आपने इमरान मसूद को मैं राहुल जी सोनिया जी कहता हूं और बावजूद इसके ये आदित्यनाथ शब्द प्रयोग कर रहे हैं। चाहिए राहुल गांधी को, देश से क्षमा याचना करो आप, और इस चीज के लिए भी क्षमा याचना करो कि आपके हाथ लाल रंगे हुए हैं हम मुसलमानों के खून से। ठीक है, वो तो उन्होंने खुद ही बोल दिया जी। विनायक 10 सेकंड और, चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। सर गुस्सा आता है, मेरी कौम के खून से रंगे हैं आप अपने हाथों को। चक्कर क्या है, मांजरा क्या है? हाँ। अच्छा बोल दिया आपने अभी भी आदित्यनाथ का जवाब नहीं दिया मुझे। आप देखिए, आप सत्ता में हैं, आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं राह दिखाएंगे तो आपको, आपकी भाषाई मर्यादा तो आपके प्रवक्ता से पता चल रही है। कांग्रेस की भाषाई मर्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता से पता चल रही है जो पैनल में बैठे हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है आपके मन में? हाँ बताइए। मैं आपके पार्टी के राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी कहता हूं, बावजूद उसके आप आदित्यनाथ शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
अच्छा बोल दिया आपने। देखिए आप पर्सनल अटैक ना कीजिए तो बेहतर होगा। मैं आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, आप मेरे पे ना कीजिए। अब आप इस डिबेट की मर्यादा को ना पर्सनल अटैक नहीं, तो आप उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जिनके आप लोगों की श्रद्धा है एक बच्चे मठाधीश के नाते भी आप उनके नाम में किसी प्रकार के सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बोलने देते नहीं है, चिल्लाने लग जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप गुमराह क्यों कर रहे हैं जनता को? सीधा सवाल मैंने पूछा, उसका आप मुझे जवाब दे दीजिए। आपका सवाल ही सही सत्ता में है, आप विपक्ष में नहीं है। अब आप भूल जाते हैं बार बार, आप सत्ता में हैं। आपके पास भी लग रहा है। अरे भाई हम मौसम नहीं है, मौसम नहीं है कि मौसम की तरह बदल जाए। ज्यादा हेट स्पीच में, सबसे ज्यादा हेट स्पीच में इसके एमपी में को दोहराते रहेंगे। से मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, वो इलेक्शन पे एक रिएक्शन जो नहीं होना चाहिए थी वो भी कई बार होती है। वो उसके लिए आपके जो सहयोगी हैं, बुआ बबुआ, इन सबने एक वातावरण निर्मित कर दिया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मतलब रिएक्शन के लिए भी वो एक्शन जिम्मेदार है। वो एक्शन करेंगे तो आप रिएक्शन किसी भी तरह का दे सकते हैं। सर 50 साल तक 60 साल तक इस देश के अंदर ऐसी रिएक्शन हुई है कि स्वाभाविक जो ह्यूमन मेंटेलिटी है उससे रिएक्शन होती है। आप सोचे कि नीली नदी वाले जो तो उसका बदला सोसाइटी से लिया जाएगा। इंदिरा गांधी उसका बदला सोसाइटी से लिया जाएगा, हिंदू मुसलमान करके 3000 मुसलमानों को काट के नदी में बहा दिया गया। तो क्या मतलब है इसका? क्या हुआ था आप बताइए। क्या मतलब है इसका जूही जी? इसका क्या मतलब है? हम क्यों भुगते हैं? देश की जनता क्यों भुगते हैं? नहीं, एक मिनट, देश की जनता क्यों भुगतेगी? पुराने इतिहास में ये हुआ वो हुआ, हम एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। इससे क्या चीजें खत्म हो जाएंगी? क्या इससे क्या पाप कम हो जाएगा? एक मिनट बोलने दे। बात वही है कि आप कह रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन, हम अगर अपने आप को आज परिभाषित कर लें, अभी इसी समय निर्णय कर लें कि भाई आपके भी नेता कर रहे हैं, मेरे भी कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। जनता मुद्दों पर जनादेश देती है और चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर कहने का कि किसने क्या कहा, उससे तो कोई हल निकलेगा नहीं। एडीआर की रिपोर्ट एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। अगर हम उसमें देखकर अपने आप में सुधार ला सके, हर पार्टी तो बहुत ही अच्छी बात है। शबनम जी ने बात सही कही, बाकी तो सब लोग यहाँ चिल्ला सकते हैं, सब लोग अपने नेताओं को डिफेंड कर सकते हैं। नहीं, इतने सवाल मत पूछिए भाई। जी जूही जी कंप्लीट करें आप। नहीं यार, शुरुआत समाजवादी पार्टी अपने यहाँ से करेगी, ये जूही जी घोषणा कर रही है आज। अपने यहाँ से हेट स्पीच करने वाले आजम खान जिनके खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई है, उनको पार्टी से निष्कासित करने का काम करेंगे, ये घोषणा करें। उनके मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी करेगी तब आप करेंगे? यार हेट स्पीच के लिए नहीं सर। हाँ नहीं, ये चूंकि जिम्मेदारी से कह रही है कि ये स्वीकार कर रही है कि हाँ इनकी पार्टी में भी हेट स्पीच होती है। हम तो कह नहीं रहे हमारी पार्टी में हेट स्पीच है, हमारी पार्टी में नहीं होती है और एफआईआर हेट स्पीच पर नहीं दर्ज हुई है। सर आप बहुत सस्ते व्यक्ति हैं, आपसे मैं बात भी नहीं करूंगी। आपके एक विधायक का नाम है इसमें जूही जी, समाजवादी पार्टी के एक विधायक का नाम है हेट स्पीच के मामले में। पैनल में घोषित करिए आज समाजवादी पार्टी के गालीबाज विधायक और मंत्री रहे, उन पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं? मैं नाम लेकर बता रहा हूं, राजकिशोर सिंह, विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, राधेश्याम सिंह, ये 3 आपकी सरकार के मंत्री थे जिनकी गालियों के वीडियो अब भी गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगे। आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए अभी। मुझे धमकाने से या सस्ती बात करने से ये मामला बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करिए ना। मैं नहीं, एक मिनट, आपने 2 तथ्यों को यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा, जो भाजपा के कार्यकर्ता और प्रवक्ता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आजम खां पे किस चीज पे एफआईआर दर्ज हुई ये बताएं? अरे उनके तो एक्शन पर दर्ज हुई है, उन्होंने तो युवाओं के सपनों की हत्या करने का काम किया है। स्पीच पे कहां से ले आए? उस पर वो आप एक्शन ले रहे हैं? नहीं, तो देश के सबसे बड़े हेट स्पीचर हैं सर। समीर भाई, अगर ये इस तरह से वाहियात, सस्ती और गंदी राकेश एक मिनट कंप्लीट तो कर लेने दीजिए ना उनको। तो आजम खान करे तो अच्छी बात है, आजम खान कहेंगे तो अच्छी बात है, हम कहेंगे तो आप कहेंगे गंदी बात है। राकेश जी की आदत है कि ये चिल्ला कर दूसरों की आवाज दबाना। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आपको तो अवसर हम दे रहे हैं, आप शुरुआत करिए, भाजपा स्वागत करेगी, आप स्वागत करिए, हम स्वागत करेंगे, आप शुरुआत करिए। ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ को कब हटा रहे हैं? हम कल ही हटा देते हैं उनको। आप हटाइए ना, आप तो जिम्मेदारी ले रही है पहले। हम तो कह नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ जी ने डंके की चोट पर जनता के मुद्दों को उठाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के मुद्दों को डंके की चोट पर उठाया, कोई हिट स्पीच नहीं की है। आप बताइए आजम खान साहब ने हिट स्पीच किए नहीं की है? आप बताइए राजकिशोर सिंह ने हिट स्पीच की कि नहीं की है? समाज का अपमान कर रही है, देश से माफी मांगे बैठकर। आप संत समाज का अपमान मत करें कम से कम। अरे ठीक, एक मिनट, संत समाज कहां से आ गया इसमें भी? योगी आदित्यनाथ एक संत है,
अभी वो बतौर सीएम की बात हो रही है, करूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मुझे ये मानना है। वो मेरे लिए संत नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। वाजपेयी जी देखिए, मेरे मुख्यमंत्री वाजपेयी जी ये तो फिर वही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है जो 2017 में दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि भाई सीआरपीसी और आईपीसी में अमेंडमेंट किया जाए। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इतना सख्त कर दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर हो, कोई नेता अगर चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ये अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये हो जाएगा तो सबसे बड़ी रोक लग जाएगी। समीर जी देखिए, ऐसा है, एक बात बड़ी सत्य है कि सबसे ज्यादा जो सत्ता में रही है वो कांग्रेस रही है। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2002 में, हाँ, और उसमें उन्होंने पूरा रिफॉर्म्स किया था। ये जो अब 2017 की रिपोर्ट है, इससे ज्यादा भी रिकमेंडेशन की थी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं माना। फिर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को ये पास करनी पड़ा डायरेक्शन कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें एफिडेविट देंगे कितने केस पेंडिंग है, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। तो ये मान के चलिए, तो कांग्रेस ने नहीं माना तो आप लोग भी नहीं मान रहे। इसमें अभी रिपोर्ट आई है, हाँ, पुरानी रिपोर्ट हमारे संज्ञान में आई कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन नई रिपोर्ट आई है। और मोदी जी ने क्या किया था, खुद कहा था कि जो दागी सांसद हैं, हाँ, उनके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए। हाँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका डे टू डे ट्रायल स्पेशल कोर्ट बना के करिए। तो उस दिशा में काम कर रही है ये सरकार। लेकिन सरकार से खाली काम करने वाला नहीं है, ये कानून बनाने का काम पार्लियामेंट में होता है और उसमें हर पार्टी के सांसद होते हैं। अगर ये कंसेंसस बनेगा जैसे जूही सिंह ने कहा, तो ये काम आसान होगा और जिससे अल्टीमेट फायदा जनता को होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गंभीर विषय है, जनता को भी जागरूक होकर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इस बात के लिए पुशबैक करना पड़ेगा। जूही जी कह रही हैं आप लोग मेजॉरिटी में कर दीजिए। मेजॉरिटी से नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट चलने का, आप लोग संसद ही नहीं चलने देते, कंसेंसस वर्ड, इसीलिए मैंने ये लोग जानबूझ कर नहीं चलने दे रहे ताकि देश का नुकसान हो। फाइनेंस बिल आपने पास करा लिया, फाइनेंस बिल पास करा लिया बिना डिस्कशन के, ये भी कर दीजिए। अरे भाई फाइनेंस ठीक है शबनम जी, ये सारी पार्टियां संसद में इस बात पर एकमत होंगी, लॉ कमीशन की जो सिफारिश है उसको माना जाएगा, इसकी उम्मीद की जाए, या फिर इसी तरह से पालती पोसती रहेंगी ऐसे लोगों को जो कि हेट स्पीच देते हैं और चुनावों के दौरान फायदा पहुंचा देते हैं। समीर भाई ये बात तो एकदम सच है, हाँ, कि पार्टियां खुद कहलवाती हैं उनसे, हाँ, और फिर अपना पाक दामन लेके साइड खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं ये तो उसका अपना मतलब पर्सनल वक्तव्य है, हाँ, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब कोई व्यक्ति आपकी पार्टी का पदाधिकारी है, जब कोई व्यक्ति आपकी पार्टी का एमपी एमएलए या कोई सदस्य है, तो जिम्मेदारी पार्टी की बनती है। यहाँ पर पार्टी को ही उसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा और सजा भी पार्टी को ही देनी होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जनता ही सजा दिलाने जाए, जनता ही आपको वोट देने जाए धूप में खड़े होकर, हाँ, और जनता ही वो हेट स्पीच वाले को सजा भी दिलाने जाए। हाँ, और आप क्या करेंगे महाराज? पार्टियां कुछ नहीं करेंगी। नहीं, आप क्या करेंगे महाराज? आप एमएलए भी बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे और उस हेट स्पीच वाले को सर पे बिठा के घुमाएंगे। आप उस हेट स्पीच वाले को सर पे बिठा के और दूसरों को भी मुंह चिढ़ाएंगे और जनता को भी मुंह चिढ़ाएंगे। तो हर पार्टी को, आप अभी कह रहे थे समाजवादी फलाना ढिमाका कांग्रेस, जनाब इसीलिए आपको चुना है, आपको तो चुनकर इसीलिए लाए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके लाए हम लोग। वो अगर अच्छी बात कह रहे हैं और अगर निचले स्तर के व्यक्ति नहीं सुन पा रहे उनकी पार्टी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समीर भाई आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मिस्टर पीएम प्लीज आप खुद संज्ञान लीजिए, जैसे सो मोटो ले लेती है कोर्ट भी, ऐसे आप सो मोटो लीजिए, अब बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी छवि को भी दागदार कर रहे हैं, आपकी छवि भी लगातार दागदार हो रही है और आपका ग्राफ भी ये लोग गिराते चले जाएंगे। हम आपको चुनकर लाए अच्छे कामों के लिए, ये इस तरीके की बातें करके आप समझ रहे हैं राकेश, 2019 इस बात को समझ रहे हैं ना आप? ये जनता का गुस्सा है, ये सिविल सोसाइटी का गुस्सा है ऐसे नेताओं के लिए जो शबनम इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक डेटा और बता देता हूं, एनडीए सरकार के दौरान यानी 2014 से लेकर अब तक हेट स्पीच देने वालों में 90% बीजेपी के नेता हैं। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि आपके सांसदों और विधायकों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है आपके लिए। एक भी क्यों बोलेगा समीर भाई? जी जी नहीं, मैं पूरी तरह से खारिज कर रहा हूं इस तरह के जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य की आवाज को उठाने का काम करती है, किसी प्रकार के हेट स्पीच में हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम समाज को बांटने नहीं बल्कि सांसदों ने विधायकों ने खुद हलफनामा देकर यह बात कबूली है। एडीआर को
आप कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल ये वो बिल्कुल हम जो स्वीकार रजिस्टर्ड कर है रहे हैं भाई, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। एफआईआर का दर्ज होना और सजा पाना दोनों में अंतर होता है। एफआईआर कैसे दर्ज होती हैं ये सब जानते हैं, किसके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में कैसे कैसे एफआईआर दर्ज हुई है ये सब जानते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें कहना कोई इसका अभिप्राय नहीं है। आजम खान पर एफआईआर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद हुई है। एफआईआर ही तो हुई है ना, बात तो आप ही कह रहे हैं, आप ही की बात हद्दी हो गई है। चलिए ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक का इंतजार किया जाए। हंस रही होगी, ये मामले जो डिबेट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आप सोचेंगे इस बारे में, लेवल पे बात करें। ठीक है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की हेड स्पीच नहीं करती है। और एक बात मैं बड़ी बात कहूं, मैं समीर जी आपके चैनल पर एक जिम्मेदारी से बड़ी बात कह रहा हूं कि आप शाखा में आओ ताकि हम आपको अच्छा क्या संस्कार है वो दें, वो उसका परिणाम भी आता है और आपको दिखेगा भी सही। वो सबसे अच्छा उदाहरण दूं मैं आपको कि आप जूही सिंह जी को बोले कि आजम खान साहब को मेरे साथ 8 दिन संघ की शाखा में भेज दे, वो अपने आप सोबर हो जाएंगे। अच्छा, आजम खान साहब 8 दिन शाखा चले गए, सोबर हो जाएंगे। तो वो भी कहने लगेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दो इस देश को। जनता सर हिंदू तो आप समस्या क्या है, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हिंदू मतलब समझ आते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था वाजपेयी साहब, हाँ, मैं समीर भाई एक बात जो होता है वो जनता बनाती है, जनता सुप्रीम होती है। अभी देखिए कैंडल मार्च निकला तो अभी फांसी की सजा। मैडम सारे कानून बन जाएंगे, संसद चलेगी तो सुप्रीम होती है। झंडे उठाकर बताती रहे आप, यही पॉलिटिकल लीडर्स को भी जनता ही सबक सिखाएगी, ये भी आप मान के चलिए। जनता ही करवानी है आपसे, तो जनता जिताती है। और एक लॉ कमीशन की ये भी रिपोर्ट है कि रिकॉल ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, इस पर भी बहस चल रही है। लेकिन कानून वो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा कि जनता का प्रेशर अगर नहीं आएगा तो आप उतरिए ना कुर्सी से, जनता खुद ही बैठ जाएगी कुर्सी पर। ठीक है, राकेश वाजपेयी साहब बड़ी ईमानदारी से ये बात कबूल कर रहे हैं कि जनता का प्रेशर जब तक नहीं आएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। इंतजार कर रहे हैं आप, उसके लिए भी निकाला जाए कैंडल मार्च कि ऐसे नेताओं को हम लोग नहीं देखना चाहते। मत भेजिए इन्हें रैलियों में, मत भेजिए इन्हें समाज को बांटने के लिए, मत भेजिए इन्हें हिंदू मुसलमान करने के लिए। निकालें कैंडल मार्च। क्या मैं आपको टाइमलाइन देता हूं, आप बोले तो कब तक सब ठीक हो जाएगा? राकेश जी। समीर भाई मैं एक बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जनता जैसी होगी नेता वैसे ही चयनित होकर के आएंगे। ये नेता आसमान से अंतरिक्ष से टपके हुए नहीं है, ये नेता जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से चयनित होकर गए हैं, निर्वाचित होकर गए हैं। इसलिए अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कोई आरोप सामाजिक कार्यकर्ता बैठकर लगाएंगे तो उनको इस बात को भी जवाब करना पड़ेगा कि जनता ऐसे लोगों को क्यों निर्वाचित करती है, ऐसी विचारधाराओं को क्यों आगे बढ़ाती है जो इस प्रकार की बातें कह रही है। वास्तविकता में ये बेसलेस आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर जो भी एफआईआर है वो सत्ता के दुष्प्रभावों के कारण दर्ज की गई है विरोधी सत्ता के द्वारा। भाई समीर भाई, तो ये अच्छी विचारधारा जो हम आपको लाएं उसी का तो कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, मैं बोल सकता हूं कुछ? हाँ बोलिए, अब गुलरेज लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो चिट्ठा बता रही हैं वो एफआईआर है और एफआईआर विरोधी पक्ष के द्वारा किस प्रकार से दर्ज की जाती नहीं है ये देखा है देश ने। तक के असहिष्णुता की जो बात होती थी वो बोगस थी। और मैं बोलता हूं कि 2019 में जब कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पे आ जाएगी और हम जो है 3/4 से अधिक बहुमत में होंगे सेंटर में, तब सब कानून बन जाएंगे। वो सब करने लगे। नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं, मैं जनता का मूड देख के बोल रहा हूं। अच्छा। ये होना है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पे सिमट जाएगी, 4-5 सीटों पर। वो उसके बाद सारे कानून बनेंगे इस देश में जो सब गंदगी को साफ कर देंगे। अच्छा विनायक, जवाब दीजिए। अब तक इतना वक्त था आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कुल मिलाकर यही सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है आपसे। जवाब है कोई? देखिए 4 साल से भाजपा की सरकार है, 21 स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। वो क्यों बार बार इतिहास को याद दिलाते हैं, क्यों बार बार अतीत को जाते हैं? प्रधानमंत्री, क्योंकि आपका अतीत इतना गंदा है। एक मिनट बोलने दो। तो क्यों ऐसा कोई नया और सख्त कानून नहीं पास कर सकते? जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य बिगड़ जाता है। आराम से बोल रहा हूँ आप। अच्छा आप बोल दीजिए, अब मेरे को बोलने दीजिए ना प्लीज, कृपया मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मुझे आराम से बोलने दीजिए। मैंने आपको नहीं रोका, मुझे मत रोकिए। बोलिए विनायक, मैंने 1 मिनट भी आपको नहीं रोका जी। आप मुझे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, आप हो जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो कोई प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो क्यों कोई नया सख्त कानून नहीं निकालते? अगर वो चाहते हैं, असली में चाहते हैं, वाकई चाहते हैं, तो क्यों नहीं जो उनके प्रवक्ता हैं, जो उनके एमपी हैं, जो उनके एमएलए हैं, जो उनके मुख्यमंत्री भी हैं, उनको क्यों नहीं हटा देते बाहर की भैया ऐसा नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास बोलना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन। बार बार भाजपा यही जुमले मीठी मीठी बातें करती है और जुमले देती है, पर असलियत जब ग्राउंड पे आती है, आप देख लीजिए बंटवारे की राजनीति करती है बार बार। आप कर्नाटक में देख लीजिए बंटवारे की राजनीति की बात कर रही है, बाकी अब जो आने वाले चुनाव है वहां भी बंटवारे की राजनीति की बात करेगी बार बार। और ये जनता को बांटने की इनकी ये रणनीति है, बार बार जनता में जहर फैलाने की रणनीति है, जनता को बंटवाने की रणनीति है। ये मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं। मैं नहीं तो विनायक, आपको लगता है कि जो नेता आकर इस तरह से खुलेआम चुनावी मंचों से हिंदू मुसलमान करता है, कहता है भगवान और इस्लाम के बीच में इस बार चुनाव होने जा रहा है, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, क्या लोग पसंद करते हैं क्या? या उसकी मंशा समझ में नहीं आ जाती कि ये हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं लोग पसंद करते। लोगों के मन में देखिए कई ऐसे अनेक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भटक जाते हैं, पर अक्सर लोग नहीं पसंद करते। कोई नहीं, सब चाहते हैं कि प्रेम से रहे अपने साथ। कोई भी आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपना पड़ोसी हो, सब चाहते हैं प्रेम से रहें। ये भारत देश बहुत ही महान देश है, यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, और सब इकट्ठा होकर पिछले 60 वर्ष से रह ही रहे हैं ना। अगर कांग्रेस इतनी खराब थी और अगर कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति इतिहास में करी है, तो भारत के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? भारत एक बन के क्यों रहा है? मुझे ये बता दीजिए ना। अगर आप जो कह रहे हैं सत्य है, उसमें 1% भी अगर सत्य होता तो देश नहीं बट जाता। हमने क्या किया? हमने तो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। अब हमने तो भारत को जोड़ा है। आप अगर मुझे इतिहास बोलने वालों के पास, अगर आप इतिहास की याद दिलाएंगे मुझे, तो हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने पाकिस्तान को तोड़ा है और हमने भारत को एक रखा है। आप मुझे ये बताइए, नहीं पसंद, यही तो मेरा सवाल का जवाब ना देते हुए दूसरी पार्टी पर हमला बोलना बड़ा आसान होता है। बट ये बताए ना, सारे नेताओं को ये तरीका पसंद आता है। अध्यक्ष शर्मा जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान दिल्ली में और पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक का कानून जो है लोकसभा ने पास हुआ, पाकिस्तान मुसलमान एरिया को नाम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। ठीक है जूही जी, लेकिन क्या वजह ऐसी नजर आती है आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बार बार ऐसी ताकीद करते हैं, बीजेपी के सांसदों और विधायकों से बात करते हुए ही करते हैं? राजनाथ सिंह का थोड़े दिनों पहले ही बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश ना की जाए, किसी भी हाल में आपसी भाईचारे पर आंच ना आने दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की समरसता को तार तार करना चाहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं उनको। उसके बावजूद भी सिलसिला रुका नहीं। जी समीर भाई, हाँ जी, दुखद यही है कि ये अपने नेतृत्व की बात भी नहीं सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, गृह मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। ये आपने इसी पैनल पर देख लिया। अगर थोड़ी सी किसी में भी यहाँ पर सीरियसनेस होती तो जरूर एक कंक्लूजन निकल सकता, लेकिन ये तू मैं ही चल रही है। तो नेतृत्व का ये अपने कितना सम्मान करते हैं यही नजर आ गया। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो जरूर संजीदा बात होगी, तो आप उन्हीं की सुन लीजिए, किसी और की नहीं सुन रहे हैं। गृह मंत्री की सुन लीजिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है और नहीं कर सकती है, और एडीआर गलत है, बाकी जनता जिम्मेदार है, वो जाने कि कैसे नेता आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आए और दूसरी पार्टियों को वाजपेयी साहब जनता ही जिम्मेदार है। मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनता की होगी कि उसने जनता ऐसे नेताओं को चुनती क्यों? मतलब पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, टिकट क्यों दिया आपने? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। हाँ। मेरा इतना सवाल है। हाँ। लेकिन सवाल ये कि राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट की राजनीति के लिए जनता को बांटती हैं, और सबसे ज्यादा राज किसने किया है, तो उनको आप ब्लेम नहीं करेंगे? 4 साल में 4 साल बनाम 70 साल हो जाएगा क्या? हाँ। उसको देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। अभी इनको और टाइम लगेगा। हाँ। चीजों को सुलझा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात है, चाहे सुलझाया जा रहा है ना, बस राकेश त्रिपाठी सुलझाया जा रहा है ना। 30,000 से ज्यादा दंगे हुए। आप इस बारे में सोच रहे हैं ना, बस देश को यह भरोसा दिला दीजिए। सोच रहे हैं आप इसको लेकर कंसर्न्ड हैं कि ऐसे जो नेता हैं इनका पत्ता साफ होना चाहिए हिंदुस्तान की सियासत से।
सोच रहे हैं ना? देखिए, राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीति में पारदर्शिता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्पित और समर्पित रही है। हम चाहते हैं राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, भाषाई मर्यादा और भाषाई संयम हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बार बार यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेट स्पीच करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आप मैं एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूं। आप कठुआ के मामले को ही देखिए, कठुआ के मामले को सेलेक्टिव अप्रोच के तहत और तमाम चैनलों में जल्दी से 10 सेकंड बचा है। शबनम जी, लास्ट पॉइंट। पिछली बार वाले चलिए छोड़ दीजिए, पिछली बार वाले सब झूठे फेक केसेस थे सबके। आज चलिए, आज के बाद से अगर कल से कोई बकेगा, कोई किसी को कुछ गंदे शब्द या देश के खिलाफ कोई बात कहेगा, तो पार्टी क्या एक्शन लेंगी, क्या उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगी? इन सब पार्टी वालों से आप ये पूछ लीजिए। उसका जवाब नहीं देगा कोई, उसका जवाब नहीं देगा। फिर तो आंका जाएगा ना, मेजरमेंट होगा नेता का कि वो कितने वोट दिला सकता है, कितनी जातियों को एक साथ रख सकता है, तब फैसला लिया जाएगा। कोई कुछ कहेगा, हेट स्पीच देगा, आप सब लोगों से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि किसी का दामन पाक साफ नहीं है। एक मिनट, किसी का दामन पाक साफ नहीं है, इसलिए सबको अपनी गिरबान में झांक कर देखना होगा, अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करना होगा, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब्बा।